कितने साल हो गए इसको स्टार्ट किए और इसका मेन उद्देश्य क्या था इसको स्टार्ट करने का? भगवान जी ने मेरे मन में एक आवाज़ पैदा की थी, तो उसी आवाज़ के लिए फिर उन्होंने मेरे में इतनी शक्ति का संचार किया। राजा का दरबार ही आपने नाम क्यों रखा? जब भी वहाँ महोत्सव होता है तो हज़ारों की संख्या में लोग ऐसे आते हैं जैसे हम किसी दरबार में जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, जाते हैं। राजा का दरबार का जो एक तो उत्सव होता है वो 10 दिन का होता है। कोई भी इंसान अकेला कोई काम नहीं कर सकता। जो भी काम होता है उसके लिए सबसे पहले उसके साथ टीम होना ज़रूरी है, उसके साथ परिवार का खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम अपने बच्चे का संभाल करते हैं उसी तरह वातावरण की संभाल भी बहुत ज़रूरी है। हमें ये बताइए कि मनुष्य जीवन जो होता है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आप समाज में आए, आप समाज में किसी की मदद जो कर सकते थे उतनी मदद करनी चाहिए। फिर आपके हिसाब से भाग्य और कर्म दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द समर न्यूज़ के धार्मिक यात्रा विद किमी में। आज की इस यात्रा में हमारे साथ हैं राजा के दरबार के प्रमुख सेवक और ज्ञानस्थल मंदिर के कैशियर श्री राकेश बजाज जी। श्री नमस्कार। राकेश बजाज जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे समर न्यूज़ का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को मौका दिया आपके हाथ बैठने का। थैंक यू जी। अच्छा, सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि जो राजा का दरबार है ये जो आपने स्टार्ट किया, कितने साल हो गए इसको स्टार्ट किए और इसका मेन उद्देश्य क्या था इसको स्टार्ट करने का? राजा का दरबार ये 2012 में मेरे मन में एक विचार आया कि जी। मैंने कुछ करना है। मेरे मन में था कि मैं गणेश जी का उत्सव करना है, तो उसके लिए एक मन में विचार आया। घर वालों से बात की, कहते आपने क्या करना है, आप ज्ञानस्थल मंदिर में जुड़े हुए हैं, आप इतनी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप करते रहिए। लेकिन मेरे मन में था कि कुछ ना कुछ करना है। भगवान जी ने मेरे मन में एक आवाज़ पैदा की थी, तो उसी आवाज़ के लिए फिर उन्होंने मेरे में इतनी शक्ति का संचार किया। उस टाइम मैं अकेला ही शुरू हो गया, मेरे साथ एक दो जने थे, तो बस भगवान ने इतनी कृपा की कि आज 2012 से 2024 होते होते इतना बड़ा एक परिवार मेरे साथ जुड़ चुका है कि तकरीबन शहर ही मेरे को मेरा परिवार लगने। तो जैसे आपने बोला है कि राजा का दरबार आपने जो शुरू किया, तो ये राजा का दरबार ही आपने नाम क्यों रखा? मैं घर में सोया हुआ था, तो आगे हम उसको हर बारी जब भी लिखते थे प्रोग्राम में, तो हमारे मन में होता था गणपति उत्सव है, गणपति महोत्सव है, गणपति महोत्सव है। 2019 की बात है, 2018 में मेरे मन में विचार आना शुरू हो गया था, तो सोचते सोचते मेरे मन में आया कि ये राजा का दरबार है। क्योंकि जब ये गणपति महोत्सव है तो गणेश जी का महोत्सव कहते थे, गणेश जी अब ये राजा का दरबार है। यहाँ अब मैं देखता हूँ जब भी वहाँ महोत्सव होता है तो हज़ारों की संख्या में लोग ऐसे आते हैं जैसे हम किसी दरबार में जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, जाते हैं। जब रात को होता है वहाँ प्रोग्राम चलता रहता है, अलग अलग संकीर्तन मंडली सारी आती रहती हैं। तो जो ये संस्था है उसका मेन उद्देश्य क्या है? किन चीज़ों के साथ आप जुड़े हुए हैं? क्या-क्या आप मनुष्य सेवा के लिए क्या-क्या कर रहे हैं? राजा का दरबार का जो एक तो उत्सव होता है वो 10 दिन का होता है। वो सितंबर महीने में जब गणेश उत्सव होता है, गणेश चतुर्थी पे स्टार्ट होता है, हाँ तो वो जी। 10 दिन का उत्सव हर साल बड़ी धूमधाम से बीआरएस नगर में मनाया जाता है। तो उसके लिए शहर के सभी परिवारों को निमंत्रण दिया जाता है। साथ में सभी धार्मिक संस्थाएं, सभी राजनीतिक संस्थाएं, सभी सामाजिक संस्थाएं को भी, सभी जो धर्म के साथ जुड़े हुए हैं या हमारे भगवान के साथ जुड़े हैं दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उसके अलावा हमारी जो संस्था है हाँ जी। उनके मन में एक समर्पण की भावना है कि कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करते रहें जिससे समाज के लिए कोई ना कोई उद्देश्य के साथ, हम जिस भगवान ने हमें उद्देश्य के लिए भेजा है कि उस उद्देश्य से जुड़े रहें।
जैसे हमने सुना है कि आप वातावरण को लेके, आप बच्चों की बुक्स को लेके ब्लड कैंप्स लगाते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उनको भी एक ज्ञान प्राप्त हो कि कैसे कैसे आप सेवा कर सकते हैं, ताकि वो भी इस सेवा का लाभ उठा सके। कोई भी इंसान अकेला कोई काम नहीं कर सकता। जो भी काम होता है उसके लिए सबसे पहले उसके साथ टीम होना ज़रूरी है, उसके साथ परिवार का खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल जी, क्योंकि बिल्कुल। कोई काम हम कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक टीम की, एक परिवार के साथ की, प्यार की हमेशा ज़रूरत पड़ी रहती है। तो मेरे मन का ये मामला है, इस मामले में भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे हर जगह इन चीज़ों की, पत्रकारिता में जैसे आपके सारे चैनल्स का बहुत ही प्यार, हमारा प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रिक मीडिया का, सारा का प्यार इतना मिला है कि भगवान ने जैसे हम कोशिश करना चाहते हैं तो हमारी कोशिश पूरी हो जाती है। जैसे आपने बताया कि हम वातावरण का बहुत ध्यान रखते हैं, हमने लोगों में पौधे बंटवाए ताकि उनमें भी जागरूकता आए कि हमें वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। तो कई बार ये होता है कि हम पौधे ले आते हैं शौक शौक से, कई बार उनको पानी देना भूल जाते हैं, या कई बार हम ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे या तो हम ध्यान नहीं रख पाते या वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं यहाँ बैठ के, आपने मेरे दिल की बात की कि वातावरण को संभालना हर इंसान की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कि जिस तरह हम अपने बच्चे का संभाल करते हैं, उसी तरह वातावरण की संभाल भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेड़ लगाना बहुत आसान है, पेड़ को संभालना उससे मुश्किल है। क्योंकि आप जब तक पेड़ को संभालेंगे नहीं, उसको अपने बच्चों की तरह ख्याल नहीं रखोगे, आज अगर आप उसका साल, 2 साल, 3 साल ख्याल रखते हो, वो आपके बच्चों की सारी उम्र आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो सबसे ज़्यादा मैं आपके द्वारा सरकारों को भी मैसेज देना चाहता हूँ, या संस्थाओं को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करें कि जैसे पेड़ लगते हैं, पहले तो पेड़ जब लगाने हैं आपने, जहाँ पे पेड़ लगाने हैं, तो उस एरिए के जितने भी पारिवारिक कमेटियाँ बनी हुई हैं मोहल्ले की, वहाँ मिल के उनको साथ में लेके सरकार को चाहिए कि वहाँ पौधे लगाएं, ताकि वो उसको अपना संभाल के हर घर में, क्योंकि बहुत से शहर में ऐसे एरिए हैं आपको कोई पार्क नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी, कई ऐसे हैं जैसे कि हम अब BRS नगर में रहते हैं, वहाँ पार्कों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल जी। लेकिन शहर के बहुत से ऐसे एरिए हैं जहाँ पे पार्क नहीं है। आप जाओगे, बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो अब खाली हो गई हैं, जहाँ एक एक पेड़ नहीं है। तो उनको अपनाना चाहिए कि हर इंसान को अपना एक मोटिव बना के वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पेड़ लगाने चाहिए। और साथ में जो उसने 2 पेड़ या 4 पेड़ 6 लगाए हैं, उसका ख़ास ख्याल रखना, उसको पानी या उसका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब हमने पेड़ लगाने तो ऐसी जगह पे लगाने चाहिए जहाँ पे पेड़ ना हो। वहाँ हो, अगर जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ नहीं है उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वही असली सेवा है, लगवाने का मोटिव वो होना चाहिए, ना कि पेड़ लगाया उसको छोड़ दिया। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर पेड़ लगाना है तो उसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो हमें उठानी उसकी चाहिए। जिम्मेदारी सुनिए, वो आपके बच्चों के लिए है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्योंकि आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके आस पड़ोस के, आपके दूसरे परिवारों के लिए भी है। क्योंकि इंसान का जो दायित्व है कि हम सबको अपना दायित्व का निर्वाह जरूर करना चाहिए। तो मेरे को ये बताओ, जो आप ब्लड कैंप्स लगाते हैं, जो आपके पास डोनर्स आपको कैसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे आपके साथ इतने वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं? ब्लड कैंप, जैसे हम आगे ब्लड कैंप लगाते थे, मेरे दोस्त कई संस्थाएं हैं ऐसी हैं, तो ब्लड कैंप वगैरह काफ़ी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। मेरे ख्याल से हर दिन में 1-2 दिन छोड़ के दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई फ़ोन आता रहता है कि हमको ब्लड की ज़रूरत है, हमारे किसी रिश्तेदार को ज़रूरत है या मेरे दोस्त को ज़रूरत है, वहाँ पे है। तो हमारे पास मेरे कोई इतने संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, कॉन्टैक्ट करके कोई वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, उनको भेजते रहते हैं। प्रभु की कृपा से काम ज़रूर हो जाता है उनका, कि उनको ब्लड मिल जाता है। तो अगर किसी आम आदमी ने आपसे अगर आपको कांटेक्ट करे तो कैसे कांटेक्ट करे ब्लड के लिए? कभी ये होता है कि कभी किसी को ज़रूरत होती है, बट कई बार लोग इतने अवेयर नहीं होते कि कहाँ से हमने लेना है। कई बार ब्लड कैंप जो ब्लड बैंक्स होते हैं वहाँ से भी वो ब्लड नहीं मिलता, तो आपको कैसे वो लोग कांटेक्ट करते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये क्वेश्चन कई बार मेरे मन में आया कि जैसे हम ये बात करते हैं, इतना इजी नहीं है, वहाँ जाओ तो वहाँ बड़ी मुश्किल आती है, वहाँ मुश्किल होती है। मैं आपको बताऊँ, 2004 में मेरे को ब्लड चाहिए था। मेरा ऑपरेशन 2 दिन नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पास ब्लड का अरेंज नहीं था।
ओ ओहो। नेगेटिव था मेरा। उस टाइम तो सोशल नेटवर्क भी इतना हैवी नहीं था कि मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे पता नहीं लगता था। हाँ जी। उस टाइम ब्लड बैंक ही होते थे। फिर एक वॉलंटियर फ्लोर से आया था मेरे को ब्लड देने के लिए, तब जाके मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो ये आपकी बात को मैं सभी जो ब्लड कैंप्स लगाती हैं वो संस्थाओं को भी मैं एक अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से एक देना चाहता हूँ कि ये जो एक ब्लड है, ये इंसान का वो हिस्सा है। एक तो ब्लड को दान जरूर करना चाहिए, बिल्कुल जी। क्योंकि ये इंसान का वो पार्ट है जिसको कुछ नहीं होता, 3-4 घंटे में फिर बन जाता है। वो तो है और जी। दूसरा, आपके द्वारा मैं ये एक, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं या जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर है, गुरुद्वारें हैं, चर्च है, मस्जिद है, या जितने भी स्कूल्स है, कोई प्राइवेट है, कोई सरकारी हैं, उनके बाहर जो नोटिस बोर्ड वगैरह लगे होते हैं हाँ या जी। कोई लगे होते हैं, वहाँ पे ये ज़रूर लिखना चाहिए कि ये ब्लड डोनर्स एसोसिएशंस हैं या इनके नंबर हैं या आपको ब्लड वगैरह मिल सकता है। क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिनका किसी से कोई संबंध नहीं होता, कोई ज़रूरतमंद है। हाँ हमारा जी। मतलब है कि अगर हमारे पास अब साधन बन गए हैं, उसको अवेयर करना चाहिए। नहीं, ये सजेशन तो आपकी बड़ी ही अच्छी लगी, ताकि जिनको कुछ भी नहीं पता, एटलीस्ट किसी भी धार्मिक हमारे स्थान होते हैं वहाँ बाहर लिखा होगा तो बहुत इजीली लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरी आपके राय ये माध्यम से मैं सभी जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, क्योंकि जैसे ही उनके वहाँ बोर्ड लगे होते हैं, सभी के यहाँ जहाँ लिखा होता है, वहाँ 1 नंबर या 2 नंबर लगाने से अगर किसी का भला हो जाए, वहाँ गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा, सभी बिल्कुल तरह के जी। लोग आएंगे। जिसके पास ज़रूरत होती है वो वहाँ कॉन्टैक्ट ज़रूर करके नंबर लिख के जाएगा कि यार मेरे को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे मदद आएगी, मेरे बिल्कुल काम आएगा। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आपकी जो संस्था है वातावरण के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो वातावरण के लिए स्पेशली कैसे आपने क्या क्या किया? वातावरण के लिए देखो, इंसान का जीवन मिला है, सबसे मुश्किल जीवन ये इंसान का मिला है। तो भगवान ने जो आपको इस काम के लिए, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को चुना, कि कोई ना कोई मेरे मन में कोशिश होती रहती है कि इस तरह के कामों में मैं ध्यान लगाऊँ, लगा रहूँ। चाहे घर में मेरे कितनी भी होती है, आपस में लड़े रहते हैं, लड़ भी जाते हैं कि क्या हो गया, आप उधर ही लगे रहते हो, लेकिन नहीं, फिर भी मेरे मन में कोशिश होती है कि वातावरण जो है, मैं अब मानता हूँ इंसान को 3 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल। एक अपने लिए व्यायाम, ठीक है जी। दूसरा दान पुण्य जो कर सकता है वो उसकी जितनी समर्थ है वो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है जी। तीसरा किसी का जो कोई भला हो सकता है वो ज़रूर करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं तीनों, वो पर्सनल अपने लिए करता है। बाकी तो पक्षी भी आते हैं, पशु भी आते हैं, वो भी आते हैं, वो भी अपने बच्चों को पाल जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इंसान का जीवन जो एक बार मिला है, ऐसा कर्म कर जो दुनिया याद करे। जैसा कि हमें पता है कि आप प्रसिद्ध ज्ञानस्थल मंदिर के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो हमें उसका थोड़ा सा इतिहास बताइए, और ये कब तैयार हुआ था ये मंदिर? मेरे सामाजिक गुरु श्री जगदीश बजाज जी, उन्होंने 1997 में उनके मन में प्रेरणा आई कि हमने राशन वितरण शुरू करना है। आदरणीय श्री विजय चोपड़ा जी की प्रेरणा से हाँ जी। उन्होंने फिर राशन वितरण शुरू किया, तो हम भी उनके साथ जुड़ के राशन वितरण में सहयोग कर रहे हैं। तो ज्ञानस्थल मंदिर में आज भी उनकी कमी बहुत खल रही है, जैसे क्योंकि उनकी एज में उनको एक मन में ना, वो जब उनकी डेथ हुई तब भी उनके मन में होता था कि मैं समाज के प्रति कुछ करता चलूँ। तो उन्हीं की शिक्षाओं पे चलते हुए हम भी जुड़े थे। आज भी हमारे संस्था में 400 से ज़्यादा विडोज़ लेडीज़ को हर महीने राशन प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा वहाँ कंप्यूटर सेंटर, ब्यूटिशियन सेंटर, सिलाई सेंटर, सारे सेंटर है कि ताकि वहाँ कुछ सीख के आत्मनिर्भर बन सकें। तो जैसे आपने बोला कि हर महीने में राशन दिया जाता है, तो वहाँ पे आपकी कुछ सिस्टम होता है कि कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, कभी भी कोई राशन लेने आ सकता हमारे है? जो राशन वितरण का सिस्टम है उसमें कार्ड बन जाता है, मंथली कार्ड बना होता है, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है जी। ये हर साल के बाद वो कार्ड मतलब दोबारा बनता है, दोबारा चेक करते हैं, जिसके बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी जगह जिनके बच्चे छोटे हैं उनको राशन दिया जाता है। हमारी तरफ से कोशिश किया जाता है कि उन परिवारों को राशन दिया जाए जिनके परिवारों को वास्तविक ज़रूरत है। वैसे क्योंकि ये नहीं कि वो 4 जगह से राशन ले रही हो हाँ और जी। इधर से भी लेने आ जाए, नहीं, हमारी कोशिश होती है कि उनको राशन दिया जाए जिनके परिवारों को ज़रूरत है।
तो जैसे आप जो ये राशन देते हैं तो कुछ आपके लिमिट होती है कि हमने इतने फैमिलीज़ को देना है या इतने लोगों को देना है या जितने आ जाए उस दिन लेने? मैं पहले तो ज्ञानस्थल मंदिर की सारी टीम जो बधाई की पात्र है, जिनके मन में एक विश्वास है, एक श्रद्धा है कि वो मन में कोई ना कोई कर्म करना है, कि हमारी ज्ञानस्थल मंदिर की सारी टीम दिन रात मेहनत करती है सारी राशन वितरण के लिए। तो वो सभी लग के हमारे 400 कुछ परिवार हैं जो अच्छा। हमारे साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं करंट, तो उनको हर महीने राशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके। और जैसे आपने बोला कि जो बच्चे हों उनको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है ताकि वो अपने जो पैरों पे खड़े हो सके, तो उनसे उनकी कोई फ़ीस भी होती है? कुछ बेसिक के बिल्कुल फ्री आप सिखाते हो? कोई चीज़ फ्री अच्छी नहीं होती। तो ज्ञानस्थल मंदिर में भी जो कोर्स बाज़ार में मान लीजिए वो 3,000 का है, वहाँ 500 हज़ार में हो जाता है। मतलब फ़ीस तो ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन ये होता है कि ज्ञानस्थल मंदिर टीम की एक जो मन में इच्छा है कि बच्चे आत्मनिर्भर बने, बच्चे अपने सिर पे कोई काम करें, उनके मन में ये हो कि मैं कुछ लेके जा रहा हूँ यहाँ से। तो जैसे वहाँ से जब बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनको कोई सर्टिफ़िकेट्स मिलते हैं? बिल्कुल सर्टिफ़िकेट होते हैं और सर्टिफ़िकेट वैलिड भी होते हैं। अच्छा, वैलिड भी होते हैं वैलिड ताकि भी उनको होते हैं। जॉब्स मिल जाए हाँ, या कुछ जॉब्स भी? मिल जाती है। बहुत से बच्चे हैं जो कोई जगह अच्छी जगह लगते हैं, बाद में आके हमको बताते हैं कि हम यहाँ से पहले पढ़े हैं, या हमारे कोई घर से यहाँ राशन लेता था, अब हम बिल्कुल अच्छी तरह ठीक है। मन में भी हमारे खुशी होती है कि चलो भगवान ने हमें इतना दिया कि कोई बच्चा हमको आपके कैसा कि हम आपकी वजह से या आपकी संस्था की वजह से हमें बहुत प्यार मिला। मीन्स तब आपको ये लगता है कि हम सफल हुए, अगर वो सफल हुए तो एक तरह के आप भी सफल हुए। जीवन में इंसान है ना, इंसान जीवन में अगर कोई एक बंदे के लिए भी आप जीवन में किसी इंसान के लिए आप भला कर दो तो आपका जीवन सफल है। बिल्कुल जी। क्योंकि जीवन में जे किसी की आपने मदद नहीं की, अपने लिए ही कमाइए या करिए, वो जीवन भी बेकार है। जे किसी की मदद की या किसी का भला किया, वही इंसान का जीवन कामयाब है। जैसे आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो हमें ये बताइए कि मनुष्य जीवन जो होता है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? भगवान ने जो हमको मनुष्य जन्म दिया है, वो कर्मों का सबसे उत्तम जीवन का फल है। तो उसके लिए भगवान ने मन में एक ही शिक्षा मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, जीवन में कर्म जरूर करने चाहिए। क्योंकि ये कर्म है, भगवान ने माता पिता आपको जन्म देते हैं, बिल्कुल ते जी। उस जन्म को आपने अपने अच्छे कर्मों से, उनके संस्कारों से उनका भी नाम बनाना है, और भगवान ने जो आपको मनुष्य जन्म दिया है उसका भी ऋण उतारना है कि हाँ, आप समाज में आए, आप समाज में किसी की मदद जो कर सकते थे उतनी मदद करनी चाहिए। तो फिर आपके हिसाब से भाग्य और कर्म दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? भाग्य, आप किसी अच्छे परिवार में जन्म लेते हो, वो भगवान की कृपा है, आपका भाग्य है जो आपने कर्म किए हैं। और जो कर्म है वो इंसान को माँ बाप के मिलते हैं कि जो शिक्षा मिलती है उसको कैसे करना है, तो उसको आपको बनाने भी हैं कि कैसे किसी तरीके की किसी का मदद कर सकते हैं, किसी का साथ दे सकते हैं, परिवार के साथ जुड़ के कर सकते हैं। हर तरीके से समाज के प्रति दायित्व को निभाना भी कर्म है। तो जैसे आप इतनी सेवा कर रहे हैं तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो संसारिक सागर है उसको कैसे पार किया जाए? मैंने आपको जीवन में कहा है कि इंसान हर काम करता है, जैसे कोई काम करता है, मैंने फादर मेरे लिए कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं जो सारी दुनिया कर रही है। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी पर्सन को भगवान चूज़ करता है। मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ भगवान का कि उसने मुझे इतनी कृपा दी कि मेरे मन में कोई ना कोई वो भावना जागृत करता रहता है कि किसी तरीके साथ ते कोई ना कोई काम करते रहो। और सबसे पहले मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से हमें मानसिक सपोर्ट मिलती है, परिवार की वजह से मानसिक सपोर्ट मिलती है। इन दोनों का होना ही मैंने कहा बहुत ज़रूरी है कोई काम को करने के लिए। तो जैसे ज्ञानस्थल मंदिर है वहाँ पे रेगुलर संकीर्तन होता है, कैसे होता है कि कैसे लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, या संकीर्तन पे जो लोग आते हैं वो स्पेशल आपके इसी ज्ञानस्थल से के मेंबर्स हैं, जुड़े हुए हैं, या उनका कैसे आप करते हो कि हर हफ्ते हफ्तावारी होता है या महीने में एक बार होता है? नहीं, कीर्तन भी जैसे हमारा प्रोग्राम होता है, हमारा प्रोग्राम ज्ञानस्थल मंदिर में हर संडे को, जैसे महीने के दूसरे सेकंड संडे को फिक्स होता है।
उसमें कोई डेट आगे पीछे नहीं होती, जो भी प्रोग्राम होता है। तो उसमें पहले संकीर्तन होता है, साथ में मंदिर भी, जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर में कोई भी जैसे प्रोग्राम होता है, त्यौहार होता है, हवन वगैरह शनि जैसे होता है, तो वो सिस्टम के साथ हर हफ्ते हर रोज़ वहाँ संकीर्तन मंडली भी है, वो भी संकीर्तन करती है, धर्म के साथ लोगों को जोड़ती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं जैसे आप जो मानव जीवन का मेन उद्देश्य होता है कि दूसरे मानव की, दूसरे जो है मानव, उनकी हेल्प करनी, उनकी मदद करनी, तो आप वो चीज़ें आपकी संस्था कर रही है। ये भी भगवान की संस्था तो हमारी कर ही रही है। ये भी भगवान किसी किसी को चुनता है, जैसे हमारी टीम को चुना है, मेरे ज्ञान स्थल मंदिर की, राजा के दरबार की सारी टीम की। हमारी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके, क्योंकि मेरे को भी कई संस्थाएं और भी जुड़ने को कहती हैं कि मेरे साथ जुड़ो, आप ऐसे करो, हमारे साथ ये करो। जुड़ना भी उतना ही चाहिए जितना आप काम दिल लगा के कर सकते हो। बिल्कुल। कोशिश तो होती है जिसके साथ जुड़ो, तन मन धन से जुड़ो। तो ये थे हमारे साथ श्री राकेश बजाज जी, जो राजा के दरबार के प्रमुख सेवक और ज्ञानस्थल मंदिर के कैशियर थे। तो ऐसे ही धार्मिक यात्रा में हिस्सा लेने के लिए जुड़े रहे धार्मिक यात्रा विद किमी के साथ।